कि कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? सेल ख़त्म हो गया था। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस हो चुका था। एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी डिफरेंस हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल के मतलब किस तरह इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में आता क्या क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया आता है, सबको पता होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीटाणु। ठीक है, बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आएगा तुम्हारा। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आएंगे? तुम्हारे बैक्टीरिया के, प्रोकैरियोटिक के अंदर आएंगे। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम लोग बाहर के सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। ठीक है, ये सेल इन्वेलप जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो सेल इन्वेलप होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, हिंदी में भी इसको ग्लाइकोकैलिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है सेल वॉल, और तीसरी चीज़ हो जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों जब यूनाइट हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सेल इन्वेलप। ठीक है, मतलब इन्वेलप का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को जो ढकता है, कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं उस चीज़ का इन्वेलप है। जैसे कि हम लोग रेनकोट पहनते हैं बारिश के दिन में, तो वो हमारे बॉडी को पानी से बचाता है, तो वो किस तरह काम करेगा? हमारे बॉडी के लिए एक इन्वेलप का तरह काम करेगा। उसी तरह सेल के जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, मेन इनका काम क्या होता है? उनको प्रोटेक्ट करना। मान लो अगर स्ट्रक्चर ओपन रहता, कोई ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, उस कंडीशन में क्या होता है? सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के उसमें आ जाता है। तो कोई भी रिएक्शन आता, कोई भी सेल आता, उससे रिएक्ट कर जाता। तो उससे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। ये बेसिकली तीन पार्ट होते हैं इसके। सबसे आउटर मोस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेल वॉल और लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में ग्लाइकोकैलिक्स ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अभी बता देंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन का मतलब हिंदी होता है झिल्ली, तो इसको प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं, और इस ग्लाइकोकैलिक्स को ग्लाइकोकैलिक्स ही बोलते हैं। तो हिंदी आगे तुम लोग लिख लेना। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग एक एक पार्ट को देखेंगे। जब सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। ठीक, ये बेसिकली क्या होता है? ये प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन से मिलके बना होता है जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये दो तरीके से किसी सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये लूज हो सकता है या फिर ये टाइट हो सकता है। अगर ये लूज है तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्लाइम लेयर। अगर किस फॉर्म में? लूज फॉर्म में। लूज का मतलब और टाइट का मतलब समझ रहे हो? जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा उसके बीच में जो बॉन्ड्स है बहुत टाइटली लगे हैं, और ऐसे कि उसको हटाना बहुत टफ टास्क है, तो वो क्या हुआ? वो हम लोग बोलेंगे बहुत टाइटली है। और ऐसे नॉर्मली रख दिया जाए प्रोटीन को, उसको हम जब चाहें तो ईजिली हटा सकेगा। मान लो इसके ऊपर कोई प्रोटीन हम लोग लगा दिया और सिंपल एक बार ऐसे किया और प्रोटीन बाहर हो गई, तो इसका मतलब वो काफ़ी लूज़ है, उतना ज़्यादा संगठित नहीं है, असंगठित है। और अगर मान लो इसको काफ़ी टाइट लेयर बनाए,
उसके जो क्या कहते हैं तुम्हारे प्रोटीन में उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे, उस केस में हम उनको हटाना बहुत टफ हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे संगठित है या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं टाइट है। और अगर ईजिली हटा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लूज़ है। तो अगर लूज़ है तो उसका नाम हम लोग देखते हैं स्लाइम लेयर, ठीक है। और टाइट है तो उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक। तो पहली चीज़ है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन दो तरीके से अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का, एक अगर लूज अरेंजमेंट होता है, दूसरा टाइट अरेंजमेंट होता है। अगर लूज अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर टाइट अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। तो किसी भी बैक्टीरिया का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो उस स्ट्रक्चर में भी आपको क्या मिलेगा, स्लाइम लेयर भी मिल सकता है, और कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल मिलता है। जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कैप्सूल क्या मदद करता है, क्या करता है। बेसिकली इन लोगों का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, बचाव। कोई भी बाहरी चीज़ है उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, उस चीज़ को ये रोकता है, ठीक। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो इसी स्ट्रक्चर, इसी जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे, हम लोग डेमो क्लास में पढ़े थे, फिर से उसको रिवाइज करते हैं। ग्राम नाम था उनका। क्या नाम था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम। उन्होंने एक मेथड बनाया, एक तरीका बनाया कि पहचानने के लिए कि बैक्टीरिया एक्चुअली क्या है ना, जब बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं अपनी नंगी आंखों से तो बैक्टीरिया नहीं दिखेगी, हम लोग इसका यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप से हम उसको देखते हैं, जब देख रहे हैं तो भी सारी बैक्टीरियाज नहीं दिखेंगी क्योंकि कुछ कलरलेस होती है, उनका कोई कलर नहीं होता है, तो उनको देखना टफ होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम लोग इसमें कोई स्टेन कर देते हैं, मतलब कोई कलर डाल देते हैं इसमें, ठीक है। कोई कलर डाल देते हैं तो बैक्टीरिया क्या करेगी, वो पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे मान लो हमने ब्लू कलर डाल दिया उस पर, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगी, वो ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लेगी। और एब्जॉर्ब करेगी तो जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अलग अलग पार्ट हमको ब्लू कलर में दिख जाएंगे। तो ये नॉर्मल ब्लू कलर डाल दें तो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी, तो उन्होंने एक मेथड डेवलप किया। किसने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, ग्राम। तो ग्राम ने एक मेथड डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग। इन्होंने डेवलप किया एक मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राम स्टेनिंग। ठीक, ग्राम स्टेनिंग। अब इन्होंने क्या किया, जो भी कुछ बैक्टीरिया को इन्होंने स्टेन डाला, उसके ऊपर स्टेन अपना जो भी बनाया था केमिकल वो के ऊपर डाला, तो कुछ बैक्टीरियाज क्या किए, कलर शो कर रहे थे, और कुछ बैक्टीरिया जो है कलर नहीं शो कर रहे थे। तो जो बैक्टीरियाज कलर शो कर रहे थे उनको हम लोग बोले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोले, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरे हुए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। या फिर ग्राम ऋणात्मक कीटाणु, ठीक है। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव थे, किस बेसिस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, तुम्हारे ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। स्टेनिंग सिंपल सा प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग कुछ केमिकल्स को लेते हैं और उससे ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया को। जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है टाइम के साथ, और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो है उसका ग्राम का जो कलर होता है लगभग पर्पल और ब्लू के बीच में कलर होता है, तो वो कलर को शो करने लगते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ हैं वो कलर को नहीं एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाम से ही क्लियर है कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो पॉजिटिव है और जो नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है वो नेगेटिव है। क्लियर है। दूसरा पार्ट हो गया इसका, ग्लाइकोकैलिक्स हम पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, एक और मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर, जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोटिक के केस में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, ये सिमिलर होता है जैसा यूकैरियोटिक में होता है। मतलब जैसा कि यूकैरियोटिक में पाया जाएगा वैसा ही यहाँ पे आपके प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंशिएट करता है, वहाँ पे सेल वॉल दूसरे स्ट्रक्चर होता है और यूकैरियोटिक में दूसरा होता है। पर जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, सिमिलर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है।
तो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा यूकैरियोटिक में, बस एक डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस ये बाई लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है हमेशा, ठीक है। तो इसकी जो इंटरनल लेयर होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, अभी कल पढ़ा था, याद करिए कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में वो डिवाइड नहीं होते हैं। क्यों? उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, वहाँ पे गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, कल पढ़ा था ना, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो उनका काम कौन करेगा? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आपका गोल्गी बॉडी में क्या होता है बताओ, पैकेजिंग होता है, जैसे कुछ प्रोटीन्स वगैरह जहाँ फॉर्म होते हैं तुम्हारे, उसकी पैकेजिंग होती है कहाँ पे, गोल्गी बॉडी में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और लिपिड की सिंथेसिस होती है, ये सब प्रोसेस होते हैं। पर जो हमारा प्रोकैरियोटिक है उसको भी तो ये सब करना है ना, पर उसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है। मतलब स्पेशल टाइप के कोशिकांग उसके पास नहीं है। तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है कि अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा भित्ति है, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाता है, मॉडिफिकेशन लाता है, ठीक है। उसके इस जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं मेसोजोम। क्या बोलते हैं? मेसोजोम। हिंदी में भी इसे मेसोजोम ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी मेसोजोम बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है, इसके बीच में बदलाव या फिर मॉडिफिकेशन होता है। इसमें ये क्या करता है, इसका दो काम, देखो अब ऐसे कोई लाइन है, ये सिंपल लाइन है, ठीक, और इसी डिस्टेंस में ये लाइन है, तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? नीचे वाले का होगा। ऑब्वियस सी चीज़ है कि अब कोई, अच्छा हमको यहाँ से यहाँ तक चलना है और यहाँ से ऐसे मुड़ के फिर यहाँ जाना है, तो इसमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी ना, मतलब सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा हो गया। तो ये क्या करता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ये मेसोजोम क्या करता है, इसके अंदर का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना अच्छे से एंजाइम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो पहला काम मेसोजोम का क्या होता है कि ये आपका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। दूसरा ये क्या करता है, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जनरली कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इस जो भी क्या कहते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वहाँ पे ये इस मेसोजोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सी चीज़, मेसोजोम का क्या काम होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक क्रिया जो कि सेल में होनी है, उसके लिए स्पेशल ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो ये मेसोजोम में उसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इस मेसोजोम के हेल्प से अपनी क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, पूछ देता है मेसोजोम क्या है, तो मेसोजोम सिंपल एक मॉडिफिकेशन है जो कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है यूकैरियोटिक में वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो उसकी जगह पे ये मेसोसोम्स बन जाते हैं। और मेसोजोम का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इवन कुछ जैसे जो भी कुछ प्रोडक्ट हुए जो इसके पास हैं और इसको ज़रूरत नहीं है उसको ये मेसोजोम में डाल के रख देता है, ठीक है। इसके अलावा इसका और काम होता है, लैमिला बनाता है, ट्यूब्यूल्स बनाता है। अब जैसे क्या होता है, लैमिला क्या होता है, कोई नाम सुना है लैमिला का, ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। इसकी हिंदी देखो बता दे रहे तुम लोग को, हम हिंदी लिखे थे कहीं यार, कहाँ, कल हम NCERT हिंदी में खरीद लेंगे तो तुम लोग हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगी हिंदी इसको वो करने में, ठीक है। बेसिकली इतना जानो बस कि कुछ ट्यूब्यूल्स होते है क्या NCERT तुम्हारे पास हिंदी में, कल हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी वालों को दिक्कत ना हो, थोड़ा सा हिंदी वालों को भी दे, हाँ नहीं 11th क्लास का ये, कोई नहीं, कल हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हम लोग देखें कि सेल इन्वेलप के बारे में देख लिया। सेल इन्वेलप इस तरह का होता है। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, कुछ फिलामेंट्स पाई जाती है। कोई भी बैक्टीरिया देखोगे ना, तो बैक्टीरिया में मूवमेंट, हम लोग पढ़े थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। ये मूवमेंट कैसे होता है, तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला।
ठीक है। ये फ्लैजिला के हेल्प से इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। फ्लैजिला क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया है, जब बैक्टीरिया को देखोगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बाहर एक ये इस तरह का एलिमेंट निकला होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। सिंगल रहेगा तो फ्लैजिलम बोलेंगे, और अगर ढेर सारे रहेंगे तो उसको हम लोग फ्लैजिला बोलेंगे। मतलब सिंगुलर क्या हुआ, उसका फ्लैजिलम हुआ, और अगर प्लूरल देखेंगे तो वो फ्लैजिला हो गया। तो कन्फ्यूज़न इसमें नहीं है। क्या होगा, एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम, और ढेर सारा रहेगा तो फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक। तो ये फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। कोई भी बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जा रही है, चल रही है, तो किसके हेल्प से, हमारे पास तो पैर है लेकिन बैक्टीरिया के पास तो पैर नहीं है, तो उसके पास क्या है, फ्लैजिला है। यही फ्लैजिला क्या करता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर। तीन स्ट्रक्चर होते हैं, देखो क्या क्या होता है। एक अंकुश होता है, दूसरा होता है तुम्हारा आधारी शरीर, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा तंतु, ठीक है। ये तंतु होता है, तंतु को हम लोग फिलामेंट बोलेंगे। दूसरा ये तुम्हारा जाएगा, इसको हुक बोलेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग बेसल बॉडी, ठीक है। ये तीन जो फ्लैजिला होता है, ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा फिलामेंट, ठीक। पहला कंपोनेंट क्या हुआ, फिलामेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, ये हुक या तंतु, और तीसरा हो गया बेसल बॉडी। ये तीनों एलिमेंट को आपको याद रखना है। फ्लैजिला किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो फ्लैजिला के तीन कंपोनेंट होते हैं। फ्लैजिला तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला एक होता है फिलामेंट, ये छोटे छोटे फिलामेंट, जैसे ये बड़ा सा फ्लैजिला है तो ये किससे मिलकर बना होगा, छोटे छोटे फिलामेंट से बने होंगे। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, छोटे फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, तंतु बोलते हैं। छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर एक बड़ा सा फ्लैजिला बना। तो और उसके बेस पे यहाँ पे जो है, ये जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे बेसल बॉडी होगी, ठीक है। और ये तुम्हारा जो अंकुश हुक होगा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन होगा, इस फ्लैजिला को इस बेसल बॉडी से कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंकुश या फिर हुक बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग को कोई पूछेगा कि हमारा जो फ्लैजिला है इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो बता देंगे ना, फ्लैजिला कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कितने पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। एक क्या होगा, अंकुश, या फिर अंकुश को हिंदी में हम लोग बोलते हैं हुक बोलते हैं, ठीक है। तो हुक होगा, फिलामेंट होगा, और बेसल बॉडी होगा। तीन कंपोनेंट होगा, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो जो ये लंबा वाला है, ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। एक बेसल बॉडी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सेंटर में, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा फ्लैजिला कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हो जाएगा आपका बेसल बॉडी, ये हो जाएगा आपका हुक, और ये हो जाएगा आपका फिलामेंट, ठीक है। इस कन्फ्यूजन कोई नहीं ना है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे पिलाई होती है और फिम्बरी होती है, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है, ये भी आउटग्रोथ है, मतलब उसके बॉडी से निकला हुआ कोई एक चीज़, अंग है जो बाहर निकला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटग्रोथ का मतलब समझ रहे हो ना। हमारे बॉडी से कोई चीज़ बाहर की तरफ निकला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटग्रोथ है। तो ये दोनों पिलाई और फिम्बरी भी क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं। किसके, आपके बैक्टीरिया के बॉडी में। ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। मान लो कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या होती है, ऐसे घूमती रहती है कहीं ना कहीं, तो उसको कभी कभी अटैच होना होता है। तो जब मान लो कोई बैक्टीरिया पानी में है, तो उसको पानी में अटैच होना, तो किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच होगी, किसी पहाड़, कोई नीचे पत्थर वत्थर का टुकड़ा होगा उस पर अटैच होगी, तो उस पर अटैच होने में कौन हेल्प करता है, ये पिलाई जो होता है या फिम्बरी जो होता है, ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये उसको, जैसे मान लो वो स्विम कर रही है, तो स्विमिंग में भी कौन हेल्प करता है, ये दोनों पिलाई और फिम्बरी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर अगर तुम लोग से पूछा जाएगा तो बता लोगे, कभी भी कहीं भी पूछा जाए बता लोगे ना। प्रोकैरियोटिक अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक के लिए हम लोग बेसिक बैक्टीरिया को उसका एग्जांपल मानते हैं, और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कहीं भी बता सकते हैं ना। मतलब न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियोइड होता है, करेक्ट।
क्या डिफरेंस है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में? अच्छा, और ये कौन बता दिया? ऐसे मत बताओ यार, बदनाम हमको क्यों कर रहे हो? हम एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस तुम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में घुसा दे रहे हो। देखो फिर से ध्यान दो, क्या होता है जो न्यूक्लियस एक सिंपल सी बात है, जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो जब जहाँ मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियाइड के केस में क्या होता है, वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, कहीं भी घूमता रहेगा, उसका कोई घर ठिकाना नहीं है, सेंटर में भी हो सकता है, पेरीफेरी पे भी हो सकता है, उसकी मन की मर्जी, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, उसकी जगह पाया जाता है न्यूक्लियोइड। क्या डिफरेंस है न्यूक्लियाइड और न्यूक्लियस में? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा और न्यूक्लियाइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, वहाँ पे नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और बताओ डिफरेंस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, और कोई डिफरेंस बताओ। कल पूरा पढ़ाया गया था ना, बताओ आप पीछे बताओ, तुम बताओ बीच वाले से, क्या नाम है भाई तुम्हारा? ब्लैक टी शर्ट, क्या नाम है? नाम बताओ, नाम भी तो जानना चाहिए ना। आकाश नाम है। आकाश बताओ क्या डिफरेंस है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ यार। कल बताया हमारी एनिमल से छोटी सी एक सेल निकाल दे तो वो बोलोगे प्रोकैरियोटिक है। छोटा बड़ा वाला डिफरेंस मत बताओ, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताओ। कल इतना सारे पढ़े, राइबोसोम के बारे में कल पढ़े थे ना कुछ, किस में पाया जाता है 70S? हाँ, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है, आप बताइए। क्या नाम है आपका? क्या बताई थी? आसिमा, आशी, बताइए क्या नाम, क्या होता है डिफरेंस? यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? पढ़ के आया करो थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ा करो कम से कम। आधा घंटा जितना पढ़ाया गया, आधा घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा। एक पेज भी नहीं पढ़ाया गया तुम लोगों को। ATS पाया जाता है, ठीक है। और डिफरेंस बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाई जाएगी, यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में पाई जाएगी। मीसोसोम किस में पाया जाएगा? हाँ, मेसोसोम। हाँ, अभी बताए हैं कि मीसोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के केस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, तो उसकी जगह पे मेसोसोम प्रेजेंट होता है। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम होगा? आपका क्या नाम है? सोनू। सोनू तुम बताओ डिफरेंस, दो डिफरेंस बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अभी जो लोग बताएं उसमें से भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नया नहीं बताने की ज़रूरत है, पुराना ही बता दो। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है। हाँ और यूकैरियोटिक में 80S। हाँ, एक हो गया, चलो। अरे मेन उसका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस? अभी तो बताया था भाई, बताया था ना सामने। क्या होता है, न्यूक्लियस एक में पाया जाता है, एक में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। बताओ उसी चीज़ को, इसको बताने दो। हम ना तुम तेज हो गए हो, बताओ ऐसे कैसे चलेगा? पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सेल थियरी कौन बताएगा? सेल थियरी आप बताओ, आपका क्या नाम है? क्या? वैस, कुवैस। बताओ भाई, अंसारी जी बताइए, आप बताइए, सेल थियरी बताइए। ये देखो ये गलत बता रहा है, बता भी रहा है, नकल भी करा रहा है, तो गलत नकल करा रहा है। रॉबर्ट हुक दिए थे सेल थियरी। आप बताओ सेल थियरी किसने दिया था? सर घर दिमाग छोड़ के आ गए हैं। हाँ सही बता रहे हो, बताओ। स्वान, स्लीडन। हाँ तो बताओ सेल थियरी क्या होता है, आप बताओ सेल थियरी क्या होता है? हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल और इट्स प्रोडक्ट। सिंपल सा यार, इतना छोटा सा चीज़ है, दिमाग में इसको बैठा हो कैसे चलेगा? अब चलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर पे।
हम कल आज सैटरडे है ना, चलो नेक्स्ट सैटरडे से क्या करेंगे, तुम लोग को प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन हम ही दे देंगे, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकाल के हम क्वेश्चन दे देंगे जो भी पढ़ाए रहेंगे। हाँ NCERT तो मंगा ही लो। अब तो जिसमें तुमको आराम हो, क्या पढ़ना पसंद करोगे, ठीक है। और टर्म्स जो होंगे वो नोट कर लेना, एडिशन कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक, अरे NCERT पढ़ लो बहुत है। उसके अलावा ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, जितने पुराने क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस जो मैं क्लास में दूंगा वो क्वेश्चन लगाओ। उससे ज़्यादा तुमको नीट में जो 350 मार दोगे आराम से, लेकिन उतना पढ़ो। पहले बेसिक 8th क्लास वाली चीज़ें नहीं याद है तुम लोग को, तो कैसे अभी जो क्वेश्चन हम देंगे वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो तुम लोग वो क्वेश्चन पूरे नीट लेवल के होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो तुम लोग पहले आंसर करो, फिर जाकर नीट वाले क्वेश्चन लगाएंगे ना। तो मैं क्वेश्चन बहुत पढ़े हैं, तुम लोग को क्वेश्चन चाहिए जितना चाहिए, जिस लेवल का चाहिए मिल जाएगा, बट पहले थियरी याद होनी चाहिए, थियरी समझ में आनी चाहिए, तभी तो होगा, ठीक है। हम लोग यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल कोई बताएगा? यूकैरियोटिक में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? हाँ, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल अभी बताए थे ना, क्या आता है? चल प्रोकैरियोटिक का ही बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया, अरे यार ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया। वैसे यूकैरियोटिक का भी कुछ एग्जांपल होगा ना? वाह, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। एग्जांपल यूकैरियोटिक का क्या हो सकता है? क्या? तेज बोलो, शर्माना नहीं, अपना ही घर है, गलत बोलोगे फिर सीखेंगे ना। प्लांट्स हो गए, बहुत सही एकदम। और एनिमल्स, हम लोग यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक हैं। शेर, क्या चीज़? यूनिसेलुलर और देखो मल्टी सेलुलर, वो डिफरेंस चीज़ हो गई। यूनिसेलुलर जनरली जो होते हैं प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक अमीबा वगैरह जो हैं वो इसमें आते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे, हम बता रहे यूकैरियोटिक का हमको एग्जाम्पल दो। तो बोलो भैया मंकी, एनिमल, वो एनिमल में सब आ गए, ठीक है। और भी इंसेक्ट्स बता सकते हो, कुछ भी बताओ, प्लांट्स बता सकते हो, फंजाई बता सकते हो, सब बताओ, प्रोटिस्टा बताओ, सब कुछ। मोनेरा किसके अंदर आता है? हाँ, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, हम लोग इसके बाद जस्ट एनिमल किंगडम स्टार्ट होगा। मोनेरा जो आता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांट, ये चारों के चारों तो किस में आएंगे? यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे। कुछ एक्सेप्शन है जो दोनों प्रोटिस्टा के कुछ हैं जो तुम्हारे उसमें पाए जाते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफाइन करेंगे। जनरल केसेस में बता रहे हैं कि मोनेरा जो आता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में आता है, उसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटे किस में आएगा? तुम्हारा यूकैरियोटिक के अंदर आएगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इसके जस्ट अंदर क्या होता है? क्या होता है? प्लाज्मा में। बताओ क्या डर क्यों रहे हो? सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? कोशिका भित्ति। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। ये सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा? सब बताएं, तुम लोग बताओ क्या होता है इसके अंदर? अरे न्यूक्लियस तो होगा, ठीक है। इसके जस्ट अंदर कुछ भरा होगा ना, साइटोप्लाज्म। ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म को? साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या? कोशिका द्रव्य। हाँ, जीव द्रव्य भी बोलते हैं ना शायद। अच्छा, साइटोप्लाज्म होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं? हम लोग कुछ ऐसे बना देते हैं स्ट्रक्चर। अब बताओ, एक एक करके बताओ। चलो ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग?
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं राइबोसोम। ये कौन से टाइप का होगा? यहाँ पे हम लोग यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, कौन से टाइप का होगा? तुम लोग बताओ कौन से टाइप का होगा ये? ATS होगा, सही है। चलो, हाँ, हम बता रहे, सब बता रहे, लिख दो उसको, तो हम सब बता रहे हैं। ये दिख नहीं रहा तुम लोग को? इतना मुझे तो दिख रहा है भाई यार, हमको दिख तो, हाँ थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। चलो मैं बताता जा रहा हूँ। ब्लैक यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम हो गया? अरे बारिश का मजा लो अंदर क्लास में बैठ के। देखो और क्या, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है। ये सब क्या है? देखो किसके एग्जाम्पल हैं? सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है। राइबोसोम हो गया, एक देखो इसको हम लोग बोल देते हैं लाइसोसोम, ठीक है। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब बारिश को देखो, मत पढ़ो, हम बैठ जाएं। देखो लाइट आ गई, देखो वो चाहती है पढ़ाई करो तुम लोग। हाँ, तो ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्या कहते हैं, राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, और बताओ? लाइसोसोम लिख दिए भैया, और बताओ? वैक्यूल्स बना दे रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा वैक्यूल्स होगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल है ये। और बताओ? यहाँ पे कोई गोल्गी बॉडी मान लो। और बताओ कोई स्ट्रक्चर? सेंट्रियोल। देखो मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ सेंट्रियोल, इसका रीज़न है, यहाँ पे हमने सेल वॉल बना दिया है, तो सेल वॉल क्या हो जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसीलिए नहीं बना रहे हैं। अभी एनिमल सेल बनाएंगे तो उसमें सेंट्रियोल मिलेगा। तो यूकैरियोटिक में सेंट्रियोल पाया जाता है, बस किस केस में? सिर्फ एनिमल सेल के केस में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखो वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं, किसके केस में? प्लांट सेल के केस में। एनिमल सेल के केस में क्या होता है? छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अभी डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। तो हम ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर पूछा जाए, ये देखो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक में ये किसका स्ट्रक्चर है? प्लांट सेल का है। एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, बाद में बात कर लेना। ये हम लोग किसका स्ट्रक्चर बनाया है? प्लांट सेल का बनाया है, ठीक है। प्लांट सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, पानी बरस रहा है ना। सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? ये जो साइटोप्लाज्म,
ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा नेचर का होता है, लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, कैसा होता है साइटोप्लाज्म? हाँ, और कोई क्या हुआ? बैठ जाओ, जहाँ मन करे तहाँ बैठो यार, तुम्हारी क्लास है। बताओ साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? क्या कर रहे भैया? अच्छा, मोबाइल से देख रहे हो? अरे दिखेगा, ध्यान से देखो। हम लोग ऐसे अपने दिमाग बनाओ सेल का स्ट्रक्चर। अरे 2-4 बूंद पानी से गलोगी नहीं, कागज थोड़ी ना, क्या टेंशन ले रही हो? अब सेल का स्ट्रक्चर याद करो, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में एक बना सकते हैं ना हम लोग, एक डायग्राम। इसको ना देखो, भूल जाओ, इस पर कुछ नहीं है। सब लोग सेल देखे हैं किताबों में। सेल का डायग्राम कैसा होगा? सबसे बाहर क्या होगा? प्लांट सेल है, सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल होगा। उसके बाद क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नेचर जो होता है, इसका भी मन कर रहा है पढ़ने का, बायो क्या कर सकते हो। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? ये सेमी सॉलिड होता है। क्या जाने दो, हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ उसको वो करेंगे। तो देखो जो नेचर कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है या सेमी क्वासी लिक्विड बोलते हैं उसको। नेचर कैसा होता है इसका? हाँ, क्वासी लिक्विड बोलते हैं इसको। नहीं आएगी जा, ठीक है, समझ में नहीं। देखो समझना क्या है इसमें, सेल का स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़े हैं क्लास 8, 9 तो वही उसी की बात कर रहे हैं। अरे यार ये तो सीट थोड़ी आगे कर लो, अगर आगे पानी नहीं आ रहा है तो थोड़ी सीट आगे कर लो। अरे इधर बैठ जाओ ना, चेयर ले लो, वहाँ पे चेयर है, वो चेयर उठा के इधर साइड में बैठ जाओ जहाँ पानी नहीं आ रहा है। उठा लो चेयर, उठा लो चेयर, दे दो चेयर, दे दो उन लोग को, दे दो। नज़दीक बैठ जाओ, दूर बैठ, वो बाहर गई, उसके कर मगर क्या मत। अरे भाई ऐसे तो पढ़ाई नहीं पाएंगे उसी जाने दो, जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है ना। इधर दे दो, ये लोग बैठे हैं इस साइड में। हाँ, कोई नहीं, जिसको नहीं दिख रहा है वो आगे बैठ जाए, जिसको दिख रहा है वहीं बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जा। क्या हुआ? अनअकैडमी बारिश नहीं होती है ना। अरे यार उसको बंद कर दो, गेट को बंद कर दो। लाइट नहीं आएगी यार, एक से एक प्रॉब्लम है। चलो अंतर मन से पढ़ते हैं थोड़ा। सेल क्या करें, मौसम साथ नहीं दे रहा है। दिख तो रहा है वैसे काम भर का, लाइट जला दिए सब बच्चे। ठीक है, हम लोग कहाँ थे यार, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? प्लांट सेल के स्ट्रक्चर देख रहे थे हम लोग, साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते थे। ठीक है, साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है हम लोग बताएं? क्वाजी लिक्विड होता है, मतलब कि थोड़ा लिक्विड और थोड़ा सॉलिड, मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो स्टेट होता है उसको हम लोग, वैसा ही होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म का नेचर। ठीक, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे तुम्हारे क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? एक हो गया तुम्हारा प्लास्टिड हो गया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फिर लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
वैक्यूल्स हो गए, गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है, हम लोग दो को करते हैं, ये देखो ये प्लास्टिड है, ये जो प्लास्टिड है ये सिर्फ प्लांट सेल के केस में पाया जाएगा, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर क्या है, देखो प्लास्टिड के अगर हम लोग कल टाइप के बारे में बात की थी, प्लास्टिड बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरे को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या डिफरेंस था इन तीनों में, बताओ। कल प्लास्टिड के 3 टाइप पढ़े थे ना, आप तो थी क्लास में ना, बताओ। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, जिसमें तुम्हारा क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, तो दूसरे कलर जैसे रेड कलर या ब्राउन कलर के पिगमेंट पाए जा रहे हैं, ये बेसिकली पिगमेंट पे डिपेंड करता है। पिगमेंट मतलब कुछ पदार्थ पाए जाते हैं इस प्लास्टिड के अंदर, उसी पे डिपेंड करता है। तो वो पिगमेंट जो होते हैं, अगर क्या कहते हैं आपके रेड होंगे या ब्राउन होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। और अगर ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब वाइट कलर के होंगे, जो दिखेंगे जैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है ना, उस तरह के होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। ये सिर्फ प्लास्टिड जो है सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। दूसरा ये सेल वॉल जो है, ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर बेसिक डिफरेंस पूछ दिया जाएगा तो बता दोगे ना तुरंत कि हाँ सर प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। सेल वॉल पाया जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, साइज़ में बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो साइज़ में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इस वैक्यूल की वजह से जो प्लांट सेल होता है उसका न्यूक्लियस पेरीफेरी, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये पेरीफेरी के साइड में होता है, एकदम बॉर्डर पे होता है। और जो एनिमल सेल होता है वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होता है, केंद्रक जो है एकदम कहाँ होता है, केंद्र में होता है। और यहाँ पे केंद्रक कहाँ होता है, पेरीफेरी पे होता है, बॉर्डर साइड में, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आसपास पाया जाएगा। तो 3 डिफरेंस याद हो जाएगा ना। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में 3 डिफरेंस पूछेगा तो बता ले जाओगे ना, बताओ। ये सब तो खाली मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बताओ प्लांट सेल एनिमल सेल में 3 डिफरेंस, सुनाई भी नहीं दे रहा है क्या, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बताओ। अभी तो बताएं भाई, बताओ, आप बताओ, आपका क्या नाम है, हाँ संदीप, संदीप बताओ आप। हाँ किसमें, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में सेल वॉल पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, अच्छा हाँ, नहीं मैं डिफरेंस पूछा हूँ, सिमिलरिटी नहीं पूछ रहा हूँ। डिफरेंस बताओ, एक बता दिए सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, और दूसरा डिफरेंस क्या बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा है। वैक्यूल्स जो होता है बड़ा होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा होता है, ठीक है। और तीसरा न्यूक्लियस का पोजीशन, हाँ प्लांट सेल में पेरीफेरी पे होता है। पेरीफेरी का मतलब ये समझ रहे हो ना, ये जो आउटर एरिया है उसके पे आ जाता है। क्या क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट, हाँ प्लास्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्लास्टिड बोलेंगे। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल के जस्ट बाद में पाया जाता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मान लो जैसे हम लोग
छोटा सा सेल बना है, ठीक है, ये एनिमल सेल है। तो इसको अगर हम लोग बड़ा करें, जूम करें थोड़ा सा, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसको जूम करेंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो इसमें हमको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा जूम करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड की 2 लेयर्स है। बाइलेयर का मतलब लिपिड होता है, एक लिपिड एक केमिकल है, उसकी 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एक ऊपर की लेयर और एक नीचे की लेयर, ठीक है। ये लिपिड की क्या है? लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। ये देखो, एक लेयर ये हो गया और दूसरी लेयर ये हो गई, तो हम लोग इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। हम लोग क्या किए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काट दिए हैं, काट के उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देख रहे हैं तो इस हम लोग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये ऊपर सर है, नीचे 2 पैर हैं इसके, ये फिर इधर उल्टा है, नीचे के साइड में सर है, पैर 2 तो ये पूरे एक लेयर है, किसकी? लिपिड की लेयर है। नीचे एक लिपिड की लेयर है, बीच में देख रहे हो ये ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन जो होते हैं इम्बेडेड होते हैं, मतलब प्रोटीन इसमें घुसे हुए होते हैं। तो लिपिड की बाई लेयर होती है, उसके बीच बीच में क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन होते हैं जो पूरे ऊपर से नीचे तक घुसे हुए हैं, कुछ है जो बाहर के साइड में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो एक ये होता है अंदर की साइड में जो घुसा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस प्रोटीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। अगर तुमसे कोई पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? लिपिड बाइलेयर इम्बेडेड विद द प्रोटीन्स। लिपिड की बाइलेयर होगी, उसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन घुसा हुआ होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? ये जो स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर विद इम्बेडेड विद द प्रोटीन, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। एक का नाम था सेंगर, दूसरे का नाम था निकोलसन। तो निकोलसन और सेंगर जो है एक मॉडल दिए थे जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए क्या होता था स्टार्टिंग में? देखो सिंपल फंडा क्या था कि साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, सारे साइंटिस्ट लोग मिलकर रिसर्च कर रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख रहे थे। तो कुछ साइंटिस्ट अपनी अपनी हाइपोथेसिस देते हैं। जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं? अपनी अपनी हाइपोथेसिस देते हैं कि मे बी ये इस तरह का होगा, मे बी ये इस तरह का होगा। तो सब लोग हाइपोथेसिस दे रहे थे। तो कुछ लोग बोले कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर है, एक सिंगल सी लेयर है, उसमें लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। बाद में जब हमारा साइंस एडवांसमेंट हुआ साइंस का, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उस तरह क्या हुआ? अब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। आज के टाइम में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी बड़ा होता है। इस कमरे से थोड़ा इस कमरे के लगभग बराबर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतना बड़ा होता है। जो इंडिया के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं पे हाँ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, हाँ, कमरे के बराबर। तो ये पूरे इंडिया में जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलता है, हर जगह नहीं मिलेगा। बहुत कॉस्टली भी होता है इस वजह से। तो वहाँ पे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर को देख रहे थे। तो कई साइंटिस्ट आए, अपना अपना स्ट्रक्चर दिया, लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स को प्रूव नहीं कर पाए। पर 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था निकोलसन, ठीक है, और सेंगर। सेंगर और निकोलसन आके अपना दिए उसको बोला, उन्होंने नाम दिया उस मॉडल का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड का मतलब
लिक्विड, फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड जैसा चीज़ कोई, ठीक है। और मोजैक का मतलब होता है कि कुछ कुछ उसके अंदर घुसा हुआ हो। बोलते हैं ना ये मोजैक, आप लोग देखे होंगे साड़ियों के टाइप भी आते हैं, प्रिंटिंग टाइप आता है, उसमें मोजैक होता है, कपड़े उपड़े होते हैं वो भी मोजैक टाइप के। मोजैक में क्या होता है, या फिर आप संगमरमर देखे होंगे तो वो बोलते हैं मोजैक है, तो मोजैक क्या होता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बीच बीच में इम्बेडेड होते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये इसलिए बोला था कि लिपिड की एक लेयर थी, ऊपर के साइड में लिपिड की एक लेयर नीचे के साइड में थी, और बीच में क्या था, प्रोटीन उसमें घुसा हुआ था, और कहीं कहीं पे कार्बोहाइड्रेट लगे हुए थे। यहाँ पे जैसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ऐसे बने हुए थे कहीं कहीं पे। तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, फ्लूइड मोजैक मॉडल। क्यों फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया, क्योंकि जो ये लिपिड का नेचर होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड में तो समझ रहे हो ना, तरल। तो जो नहीं समझ में रहा हमसे पूछो। क्या, हाँ बता रहे हैं, वहाँ पे पहुँच रहे। देखो अभी वहाँ तक पहुँचने तो पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो पूरा अंदर से घुसा हुआ है ना इस लिपिड के लेयर के अंदर, उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, ऊपर के जो लेयर होते हैं उसी में रहता है, तो उसको सरफेस प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ तक चल रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या दिया, फ्लूइड मोजैक मॉडल किस नाम से दिया, जो ये लिपिड का लेयर, लिपिड होता है उसका नेचर कैसा होता है, तरल होता है या फ्लूइड होता है, उसको मतलब फ्लूइड। और मोजैक मतलब बीच बीच में तुम्हारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसमें जुटे हुए हैं, तो इसलिए उसको बोल दिया मोजैक। और इस मॉडल का पूरा नाम क्या हो गया, फ्लूइड मोजैक मॉडल। इसको लिपिड बाई लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर इम्बेडेड विद द प्रोटीन। इम्बेडेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ उसके अंदर धसा होना। तो जो लिपिड की लेयर है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन क्या है, धसे हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लिपिड बाई लेयर इम्बेडेड विद द प्रोटीन। ये किसको, फ्लूइड मोजैक मॉडल को ही। इसको कौन दिया था, सेंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे। क्या नाम था, सेंगर और निकोलसन। नाम याद रखना, नाम कभी कभी पूछता है। ठीक है, सेंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था फ्लूइड मोजैक मॉडल। फ्लूइड मोजैक मॉडल में था क्या, इन्होंने, निकोलसन है, ये सेंगर है, ये दूसरे निकोलसन है, ठीक। सेंगर आगे बहुत सारे डिस्कवरी करे हैं, सेंगर के ही हेल्प से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है सेंगर का। प्रोटीन के मामले में इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी करी है सेंगर ने। आगे हम लोग जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका नाम आएगा। तो ये पहले दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई पूछेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो क्या बोलेंगे कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई पूछता है, बोलेंगे लिपिड बाइलेयर होती है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड का मतलब उसके अंदर घुसा हुआ होता है, ठीक। तो लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन इम्बेडेड होता है। कौन दिया था, तो सेंगर और निकोलसन ने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है, बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, कौन से मॉडल को हमें सबसे अधिक एक्सेप्ट किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, फ्लूइड मोजैक मॉडल, ठीक है। ढेर सारे मॉडल्स हैं पर सबसे जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो यही है, फ्लूइड मोजैक मॉडल, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि लिपिड की एक लेयर होती है, एक लेयर नीचे के साइड में होती है, एक लेयर ऊपर के साइड में होती है। ये लिपिड की दो लेयर हो गई। और इसमें क्या होगा, प्रोटीन, देखो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन जो है जो दोनों लेयर्स में प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोल देंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब अंदर की तरफ जो गई प्रोटीन है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन जो होंगे सरफेस पे होंगे बाहर, तो उसको हम लोग बोल देंगे सरफेस प्रोटीन, ठीक। और इस प्रोटीन के साथ और इन क्या कहते हैं लिपिड के साथ कभी कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो 3 एलिमेंट्स का नाम याद रखेंगे, 3 कंपोनेंट्स का नाम याद रखेंगे। कौन कौन सा, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ऐसे कोई एग्जाम्पल तुम लोग जो डेली जीवन में यूज़ करते हो, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं ना, क्या, आलू। और आलू में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, आलू में देखो स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट में प्योर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। गेहूँ कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट कहाँ खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है पर डायरेक्ट ओनली कार्बोहाइड्रेट। शुगर, चीनी खाते हो सब लोग, चीनी क्या है, सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज होता है। या फिर ग्लूकोन डी हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं ऐसे जानकारी के लिए बात किया हूँ, ठीक। तो ये अब हम लोग एक एक लिपिड के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को उठा के देखेंगे। इतना क्लियर है ना, इसको मिटा दें, आगे चलते हैं। क्लियर है ना, कोई पूछेगा इतना तो बता ले जाओगे ना।
ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना अपने दिमाग, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिया सुना है? फोबिया क्या होता है? फोबिया मतलब डर, मतलब इस चीज़ से इनको फोबिया है। किसी को पानी से फोबिया होता है तो पानी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रो, ठीक है। तो जिसको पानी से जो डरता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। वो कैसा है उसका नेचर? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा इसका टेल होता है, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। लिपिड की जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। ये पानी से दूर भागती है। जैसे पानी इसके ऊपर डालोगे ना, ये पलट जाएगी या फिर दूसरे क्या कहते हैं लिपिड के साथ चिपक जाएगी ताकि उसके पास पानी ना आए। तो कैसा नेचर होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। फोबिया मतलब डर होता है, ठीक। दूसरा जो इसका हेड होता है, ये सर जो है राउंडेड स्ट्रक्चर जो है, वो बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? वाटर से है, और फिलिक का मतलब होता है लव। ये पानी से प्यार करता है, ये पानी के पास जाना चाहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक कैसा है? हाइड्रोफिलिक का मतलब ये पानी की तरफ आकर्षित होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो पानी से दूर जाता है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, और टेल उसका नेचर कैसा होता है? सॉरी, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक। जब स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जनरली हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे बना हुआ था। अब देखो ये क्या कहते हैं, फिलिक वाला है ऊपर, और नीचे भी हाइड्रोफिलिक वाला है। बीच वाला जो ये पोर्शन है ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग को आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? अरे सिंपल सा देखो, दो पार्ट है, एक ये लिपिड है, ठीक है, लिपिड का स्ट्रक्चर है। क्या दिखाई नहीं दे रहा? आगे बैठ जाओ, तो सीट वीट आगे कर लो यार, अब क्या कर सकते हैं हम। तो देखो ये एक हेड है और दूसरा टेल है। जो हेड होता है इसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और ये जो टेल वाला नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से वो दूर भागता है, ठीक। टेल है उसका, वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अरे ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे ही अभी हम लोग लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बनाए थे ना, तो देख रहे थे जो बाहर के साइड में रहेगा उसको पानी से डर नहीं रहेगा। सेल के जो बाहर के पार्ट में है उसको पानी से डर नहीं है, तो मतलब ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक नेचर है। और ये जो बीच वाला है ये पानी से डर रहा है, इसलिए क्या किया है? अपने आप को छुपा लिया है कि कहीं पानी हमको मिल ना जाए, इसलिए इसने अपने आप को क्या किया है? छुपा लिया है। तो ये कैसा हो जाए? हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? अब देखो, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव का मतलब हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़, अब जैसे ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है? सिंपल अपने अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो किसी होटल में जाते हो तो गेट कीपर लगा रहता है बाहर, या फिर किसी अच्छे मतलब स्कूल में जाओगे, प्राइवेट स्कूल में, या फिर यहाँ पे भी बाहर तुम लोग को जब स्कूल चलता होगा तो यहाँ पे गेट कीपर होता होगा ना। जो बच्चे स्कूल के होंगे उन्हीं को अंदर आने देता होगा, फालतू लोगों को बाहर भगा देता होगा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी गेट कीपर की तरह काम करता है, सेल के गेट कीपर की तरह। वो क्या करता है? सेलेक्ट करता है कि इसको अंदर आने देना है, इसको अंदर आने नहीं देना है। इसलिए उसको हम लोग नेचर का परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि परमिएबिलिटी, मतलब किसको अंदर आने देना है या किसको अंदर आने नहीं देना है। तो जो वो सबके लिए परमिएबल नहीं होता, सबकी एंट्री वहाँ पे नहीं हो सकती है। स्पेसिफिक एलिमेंट की एंट्री हो सकती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इससे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हो कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो जिसको सेलेक्ट करेगा वही अंदर आएगा, जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो बाहर रह जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बहुत जगह बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम यही होता है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ये सबकी एंट्री नहीं करता है, ये इस पर्टिकुलर चीज़ों की एंट्री करता है, ठीक है। अब देखो, जितने भी पोलर और नॉन पोलर वर्ड सुना है केमिस्ट्री में आप लोगों ने? पोलर नॉन पोलर सुना है? केमिस्ट्री पढ़े हो ना सब लोग? पोलर और नॉन पोलर, हाँ सुना है। बताओ क्या होता है? सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, पर जानना होता है ना। केमिस्ट्री पढ़ा है ना आपने? तो क्या पोलर नॉन पोलर तो बताए होंगे ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है? जीओसी हिंदी में, जनरल को हिंदी में आम बोलते हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते हैं ना, रसायन विज्ञान बोलते हैं। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीओसी से तो स्टार्ट होता है, जिसमें बॉन्ड वॉन्ड के बारे में बताते हैं। तो उसमें पोलर नॉन पोलर बताया होगा ना आप लोगों को। अरे हर जगह पोलर नॉन पोलर होता है।
नहीं पढ़ा है। याद है किसी को पोलर नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है? केमिस्ट्री नहीं पढ़ के आए हो तुम लोग? केमिस्ट्री क्लास चल रही कि नहीं यहाँ पे अभी? तो अरे किताब 12th पास हुए एग्ज़ाम दिए हो ना, तो उसमें किताब में दिया रहेगा ना। हाँ, अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है। देखो पोलर और नॉन पोलर का मतलब केमिस्ट्री में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है ना, सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड होते हैं। तुम केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, आपस में इंटरलिंक्ड है। मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा बहुत बायो में आएगा, फिजिक्स में पूरा मैथमेटिक्स है। तो हर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। तो एक दूसरे के हेल्प से ही पढ़ सकते हो सब्जेक्ट को। अगर हम लोग किसी को आइसोलेशन में पढ़ना चाहें कि हम खाली बायो पढ़ेंगे बाकी कुछ नहीं जानना चाहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो देखो क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर होता है। तो पोलर से पोल समझते हो सब लोग? पोल जैसे धरती का 2 पोल है ना, अर्थ का कौन कौन सा है? धरती का 2 पोल है ना, अपने अर्थ का पोल है ना। अर्थ का ज्योग्राफी तो पढ़े होगे सब लोग, अब तो ये मत कहना ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं। 2 पोल होता है ना अर्थ का, ध्रुव। हाँ ध्रुव हिंदी में उसको भी शायद केमिस्ट्री में भी कुछ ध्रुव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोलर नॉन पोलर का हिंदी में? कोई बात नहीं। तो देखो पोल्स होते हैं, तो कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके 2 पोल होते हैं, ठीक है। और कुछ के होते हैं कोई पोल नहीं होता है उनके पास। तो जिनके कोई पोल नहीं होते उनको नॉन पोलर बोलते हैं, और जिनके पोल्स होते हैं डाईपोलर हो सकते हैं, ट्राईपोलर हो सकते हैं। मतलब जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आयंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से आयन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो किसी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है ना। तो वो पोलैरिटी या फिर ध्रुवीकरण बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में इतना जानो यार, तुम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा मत घुसो। ये जो होता है पोलर नेचर का होता है, और ये जो होता है नॉन पोलर नेचर का होता है। हाँ वही, पोलर को हिंदी में ध्रुवी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना जानो कि जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ मत छोड़ो तुम लोग केमिस्ट्री मत घुसो, इतना ही देखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इतना सिंपल सा सोचो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। उसमें क्या होता है, वो सबकी एंट्री नहीं देता है, कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ों की एंट्री देता है, ठीक है। तो जो एंट्री होता है वो बेसिकली कैसे होता है? डिफ्यूज़न सबने पढ़ा होगा, डिफ्यूज़न। हाँ हिंदी में, रुको डिफ्यूज़न का हम हिंदी बता देते हैं तुमको। तो दिख भी नहीं रहा ना आधा कुछ। हाँ परासरण बोलते हैं, एग्जैक्टली परासरण बोलते हैं डिफ्यूज़न को, ठीक है। परासरण सब लोग जानते हो ना क्या होता है? परासरण, हाँ परासरण जानते हो ना, उसी को इंग्लिश में डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न का बेसिक हम लोग जानते हैं। जैसे अगरबत्ती एक कोने में जला दिया तो अगरबत्ती का धुआं दूसरे कोने में भी, महक दूसरे कोने तक आएगी ना। तो कैसे आएगी? क्योंकि वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यही होता है ना डिफ्यूज़न में। समझ में आ रहा है ना? तो वही काम होता है यहाँ पे भी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में क्या होता है, जो बाहर जनरली क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। किसका? पदार्थों का, जो भी मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? हमेशा हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अधिक कंसंट्रेशन वाले से कम कंसंट्रेशन वाले की तरफ मूवमेंट होता है। तो वही काम यहाँ पे भी होता है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इससे जो मूवमेंट होता है वो जो अधिक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ऐसे मूवमेंट में किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जब सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग क्या करेंगे,
हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के एग्जांपल देख सकते हो। एक बाल्टी में पानी भर दिया हमने फुल और दूसरे बाल्टी में खाली बाल्टी रख दिया, दोनों को पाइप से जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, इस बाल्टी से इस बाल्टी तक पानी तब तक जाएगा जब तक दोनों में बराबर नहीं होगा। तो इस बाल्टी में पानी ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, और जो इसमें कुछ नहीं है उसमें लो कंसंट्रेशन है, तो मूवमेंट कैसे होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन, अब इसमें हमको कोई एनर्जी लगानी पड़ रही है बाल्टी के पानी को इधर से उधर करने में, नहीं करें। तो ऐसे जो डिफ्यूज़न होते हैं, ऐसे जो एक्सचेंज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव डिफ्यूज़न या पैसिव एक्सचेंज बोलते हैं। पैसिव मतलब यहाँ पे एनर्जी नहीं लग रही है, सिंपल डिफ्यूजन हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग सिंपल वर्ड में बोलेंगे पैसिव मूवमेंट। क्या बोल देंगे हम लोग, पैसिव मूवमेंट बोल देंगे। तो जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव मूवमेंट और दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव के केस में कोई एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। पैसिव केस में कोई एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन जब एक्टिव मूवमेंट होना होगा तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि हमको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी मटेरियल को ले जाना पड़ता है। हमारी बॉडी है, ज़रूरत है, जैसे सोडियम पोटेशियम पढ़ेंगे, चेन पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराना पड़ता है हमको, वहाँ पे मूवमेंट कराना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है कि प्रेशर डालना पड़ेगा वहाँ पे, एनर्जी। अब अलग अलग टाइप की जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो हमारे बॉडी में वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है वो क्या होता है, जैसे हम लोग सिक्का, यहाँ पे पैसा होता है, कोई चीज़ खरीदना तो हमको पैसा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, रुपया जो उसको बोलते हैं। ऐसे ही हमारे जो शरीर होता है उसको कोई काम करना होता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एनर्जी करेंसी उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं एटीपी। एटीपी हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसी एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो यही एटीपी का यूज़ होता है इस एक्टिव क्या कहते हैं मूवमेंट में। जब एटीपी लगाएंगे तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ एक्सचेंज होगा बिना एनर्जी लगाए। जैसे एनर्जी सिंपल भाषा में हम लोग जूल वूल में एनर्जी को नापते हैं ना, हमारी बॉडी एनर्जी को इस एटीपी के फॉर्म में नापती है। एक तरह से एनर्जी का एक वो हो गया, तुम्हारा यूनिट हो गया एटीपी, ठीक है। एटीपी तो हमारी बॉडी को एटीपी चाहिए होती है, जो क्या करता है उसी एटीपी की हेल्प से ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, अभी सिंपल तो देखे बाल्टी वाला एग्जांपल देखे ना, उसमें क्या था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब उल्टा करना है हमको, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना है। मतलब एक खाली बाल्टी, आधा बाल्टी भरी हुई है, एक पूरी बाल्टी भरी हुई है। अब उस केस में हमको क्या करना है, उस आधी बाल्टी वाले पानी को जो बाल्टी भरी हुई है उससे फ्लो कराना है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पावर लगाना पड़ेगा या प्रेशर देना पड़ेगा बाहर से। तो वैसे ही अगर हमारे बॉडी को ऐसा कंडीशन होता है जहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना है, तो वहाँ पे उसको प्रेशर तो नहीं, वहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ता है एटीपी का। किसका, एटीपी का। एटीपी का क्या होता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका फुल फॉर्म है। ये होता है एनर्जी करेंसी हमारे बॉडी की। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, हम लोग क्या तुरंत बोलेंगे एटीपी होता है, सिंपल सा। एटीपी कैसे जनरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन तो हम लोग देखेंगे एटीपी कैसे जनरेट होता है। सब कुछ यहीं पढ़ के जाना, कहीं जाना नहीं, बस समझना है अभी कि ये एटीपी का ज़रूरत होता है किसमें, एक्टिव मूवमेंट में, और पैसिव मूवमेंट में कोई भी एटीपी नहीं लगता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और बताओ तब। हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं और कोई डाउट है वो पूछ रहे हैं, कोई डाउट है तो बताओ। समझ में कुछ नहीं आया तो पूछो फिर से। सब समझ में आ गया है? कौन दिया था मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? निकोलसन और सेंगर ने दिया था। क्या है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो मतलब क्या था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या था? हाँ, लिपिड बाइलेयर एम्बेडेड विद द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वेरी गुड। ये सेंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक। क्या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज
कंप्लीट परमिएबिलिटी होती है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, सेलेक्टिव होती है। देखो ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ऐसे पूछ देगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है, कंप्लीट परमिएबिलिटी होती है, नो परमिएबिलिटी होती है, या नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज दे देगा। तो आप लोग क्या मारोगे, सेलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि अब दिमाग में हमेशा याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, गेट कीपर के जैसा होता है। भाई जिसको उसका मन करेगा आने का उसी को आने देगा, जिसको नहीं मन करेगा उसको बाहर से ही भगा देगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है, कुछ इसमें छूटा तो नहीं। हाँ एक टॉप चीज़ छूट रहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस। सब लोग ऑस्मोसिस करे होंगे घर पे, बस पता अब किसी को नहीं होगा, लेकिन सब ने ऑस्मोसिस, हाँ ग्रीन मार्कर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है भाई। ऑस्मोसिस क्या होता है, मार्कर तो इतना सारा यहीं पे पड़ा हुआ है यार, सर से बोलते हैं इंक भी दे दीजिए, मार्कर ही खाली दे दिए हैं। कुछ तो चल रहा है, हाँ बताइए ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो डिफ्यूज़न अभी पढ़ा है ना परासड़, वही चीज़ होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके बीच, ऑस्मोसिस के बीच में। जब ना वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, किसका ट्रांसपोर्ट, वाटर का, मतलब ऑस्मोसिस जो है एक डिफ्यूज़न का टाइप है, परासड़ का टाइप है ये ऑस्मोसिस। और डिफ्यूज़न में कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, गैस का भी ट्रांसपोर्ट करा दे रहे थे हम लोग, लिक्विड का करा, सॉलिड का, उससे मतलब नहीं था। पर ऑस्मोसिस में हम लोग किसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ कराते हैं। और तीसरा चीज़ है इसमें थ्रू प्लाज्मा, थ्रू एनी बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, इस 3 ऑस्मोसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं, दिमाग में याद रखिएगा। पहला, जब किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑस्मोसिस केस में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक एग्जांपल देंगे, आप लोग कभी नहीं भूलोगे ऑस्मोसिस, पर पहले ये कंसेप्ट देख लो जी। देखो ऑस्मोसिस के 3 कंसेप्ट हैं, ये तीनों कंसेप्ट जान लो, फिर एक एग्जांपल देंगे तो फिर ऑस्मोसिस कभी भूलेगा नहीं। पहले लेकिन कंसेप्ट याद कर लो। पहला क्या होता है इसमें, ऑस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का। कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और थ्रू बायो मेम्ब्रेन, कोई ना कोई मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है, उससे गुजर के जाएगा। इसका एग्जांपल है किशमिश या रेजिन, सब लोग ने देखा है, सब ने अपने घर में रेजिन को पानी में डाला है, सुबह उठ के देखते हैं वो फूल जाता है, उस एग्जांपल है किसका, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस में उसमें क्या हो रहा है, एक रेजिन है, दुबला पतला बेचारा मरा हुआ, कुछ इस तरह का रेजिन रहा होगा, ठीक है, इसको हमने क्या किया, पानी में सोक कर दिया, ठीक। 1-2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद इसको हमने निकाला बाहर, ठीक है भाई सब, ये इस तरह से तगड़ा हो गया है। पहले कैसा मरा हुआ था, अब तगड़ा हो गया है। क्या हुआ है इसके अंदर, ये वाटर जो हम लोग बीकर में रखे हैं, ये वाटर क्या है, इसके अंदर घुस गया है, ठीक। तो अब क्या हुआ है, वाटर का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, किसका, वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ ना। ये इस वाटर से यहाँ पे इस रेजिन के अंदर वाटर गया, पहला चीज़, मतलब ये पहली चीज़ क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। दूसरी क्राइटेरिया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ऑब्वियस सी चीज़ है, किशमिश के अंदर या रेजिन के अंदर जो पानी होगा बहुत कम होगा, और जो बीकर में पानी रखे हैं वो ज़्यादा है, तो
बीकर का पानी किस में गया है, रेजिन के अंदर गया, तो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तीसरा कंडीशन है थ्रू बायो मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जो किसमिस के सेल होंगे उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही ना जी, हाँ प्लाज्मा झिल्ली होगी ना उसके पास। वैसे प्लांट मेम्ब्रेन सेल वॉल भी होगा उसके पास, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू ही पानी मूवमेंट कर रहा है। मतलब ये तीनों कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स कि ऑस्मोसिस हो रहा है। कोई भी एग्जांपल ऑस्मोसिस का उठा के दे सकते हो। चना को भी हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के फुलाते हैं ना, वो भी ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो इतना क्लियर हो रहा है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कोई पूछेगा तो कहीं डाउट होगा। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है? क्या क्या क्या? हाँ नहीं, डिफ्यूजन में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होता है। हाँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, कोई सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। और डिफ्यूज़न के केस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में क्या है, मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन जो पहला वो किए थे जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था पहली बार ऑस्मोसिस के लिए, तो जो मेम्ब्रेन यूज़ की गई थी वो यहाँ पे इसमें वाटर भर दिया गया था, यहाँ पे कुछ सीड्स डाले गए थे। ठीक है, और बीच में ये बायो मेम्ब्रेन लगाई गई थी। क्या किया था, दो कंपार्टमेंट बना दिया था, एक में पानी भर दिया था, दूसरे साइड में सीड रख दिया था, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी थी। वो मेम्ब्रेन क्या थी, गोट की गाल ब्लैडर थी, बकरी की जो गाल ब्लैडर होती है उसको निकाल के यहाँ पे लगा दिया गया था। फिर देखा गया था मूवमेंट हो रहा है वाटर का, और ये जो सीड है वो क्या हो रही है, सोक हो रही है, तो उसको भी बोला गया था ऑस्मोसिस का टाइप हो गया। ठीक है, तो ऑस्मोसिस कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी ऑस्मोसिस हो सकता है। हम लोग क्या करें, एक ग्लास लें, ग्लास में जो है दो पार्ट में ग्लास को डिवाइड कर दें, किससे, कोई भी बायो मेम्ब्रेन से। ये देखो ऑस्मोसिस केस में बायो मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो बायो मेम्ब्रेन से ग्लास को डिवाइड कर दिए। एक में क्या किए हम लोग, चीनी लिए, शुगर, और पानी में उसको मिक्स कर दिए, वो डाल दिए एक साइड में। ठीक है, कुछ इस तरह हो गया, इसके बीच में शुगर के छोटे छोटे दाने हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या किए, सिर्फ पानी ले लिए। अब देखो मूवमेंट होगा, किधर होगा मूवमेंट, इस साइड में। चलो तुम कह रहे हो, तुम इधर करा दे रहे हैं, क्यों इधर होगा मूवमेंट, अब बताओ। सही बोल रहा है, मूवमेंट इधर ही होगा, क्यों होगा इस साइड में? क्या चीज़, क्या हाई है? वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ हाई है ये बताओ, ये दिख रहा है ना। टाइम हो गया क्या सर? देखो ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे हम लोग, ये दिख रहा है फिगर। अरे सिंपल सा सोचो, सिंपल सा एक अपने दिमाग में, एक बीकर लिए हैं, बीकर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बीच में जो एक लगाया मेम्ब्रेन लगाया वो बायो मेम्ब्रेन है। ठीक, उस बायो मेम्ब्रेन को एक साइड में हमने वाटर भर दिया नॉर्मल, और दूसरे साइड में एक मिक्सचर भरा है जो वाटर और शुगर का मिक्सचर है। ठीक, अब जो मूवमेंट होगा एक साइड से, जिधर वाटर ज़्यादा है और इधर वाटर कम है, उसके मूवमेंट होगा ना। इसमें खाली वाटर है और इसमें वाटर प्लस शुगर दोनों है, तो क्या होगा, मूवमेंट होगा इस साइड से इस साइड में। ठीक, क्लियर है? तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया। तो ऑस्मोसिस में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। इतना एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट है? ऑस्मोसिस के 3 कंडीशन तुमसे कभी पूछेगा, बता दोगे? क्या बताओगे, बताओ, बता दो 3 कंडीशन। बताओ, कौन बता रहा है यार, हम वेट कर रहे हैं तुम लोग का, कोई बोल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। ऑस्मोसिस में 3 कंडीशन होते हैं ना, बताओ कौन बताओ, एक एक बताओ, 3 लोग बताओ। चलो पहले तुम बताओ, हाँ चलो बोलो। क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और अब तुम बताओ। लो कंसंट्रेशन, और तीसरा बताओ, कौन बता रहा है तीसरा? जो बोल चुका वो नहीं बोलेगा, नया कोई बोले। थ्रो बायो मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन से मतलब नहीं, कपड़ा नहीं लगा देंगे हम, हमेशा बायो मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है,
बायो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है, कोई भी मेम्ब्रेन, लेकिन वो बायो मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा सेल वॉल। बचा तो नहीं है, कितना इसमें टाइम होता है देखो, रिकॉर्डिंग कितना टाइम होता है। चलो अभी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, ये सेल वॉल की कंडीशन है। क्या होता है सेल वॉल? सेल वॉल पहले किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल? प्लांट सेल में। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि नहीं सेल वॉल? बताओ, बताएं, कल ही बताएं अभी। क्या? हाँ बताओ बताओ तुम लोग, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? और यूकैरियोटिक में तो पाया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल के अलावा यूकैरियोटिक में हर जगह पाया जाता है, पर प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। कल एक्सेप्शन बताए थे, भूल गए। प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा नहीं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो प्रोकैरियोटिक है, वहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती है। बाकी केस में प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल पाई जाती है, बस नेचर अलग होता है। जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक के केस में, वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक में वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। हाँ, कई जगह आप लोग ये भी लिखा पाएंगे, म्यूरिन भी लिखा रहता है। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन का एक टाइप है म्यूरिन। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस प्रोटीन की बनी होती है। मेन कंपोनेंट जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में भी आपकी सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल के अलावा हर जगह पाई जाती है सेल। ठीक है, प्लांट सेल में इसका नेचर कैसा होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो अगर हम लोग प्लांट की सेल वॉल देखें तो उसका नेचर देखें, वो किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। फंजाई की केस में अलग होगा, एक काइटिन का बना होगा। ठीक है, फंजाई के केस में ये किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सेल वॉल का नेचर डिफरेंट होता है। कहीं हेमी सेलुलोज होता है, कहीं सेलुलोज होता है, कहीं काइटिन होता है। पर जो इम्पॉर्टेंट है वो 3 हम लिखवा दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होगा। यूकैरियोटिक के प्लांट में किसका होगा? सेलुलोज का बना होगा। और तुम्हारा जो फंजाई है उसमें काइटिन का बना होगा, काइटिन। ठीक है, एक पॉइंट मिस हो गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में, अभी देखो दिमाग में आया तो वो बता दे रहे हैं तुम लोग को। ये लिख लो, उसके बाद वो बताते हैं प्लाज्मा में। ये हो गया, ये याद रहेगा ना। सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जगह सेल वॉल पाई जाती है। ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जहाँ सेल वॉल नहीं पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा। ये नाम याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया और फिर से रिपीट होगा। ये इतना क्लियर हुआ? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक चीज़ छूट गई थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग देखे 3 चीज़ से मिलकर बना था। कौन कौन से? सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीछे थोड़ा सा जाओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बना? कंपोनेंट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? अभी बताए थे ना थोड़ी देर पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। बताओ क्या क्या? लिपिड, मेन कंपोनेंट गायब कर दे रहे हो। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अगर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन देखो, पुराने क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आया है कि किस में प्रोटीन, मतलब ऐसे सिंपल से ऐसे पूछेगा कि सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, या प्रोटीन पाया जाता है? नहीं, देखो ये वेरी करता है।
डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में डिफरेंट इसका परसेंटेज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आरबीसी का पूछा हुआ है। आरबीसी सब लोग जानते हो ना, क्या होता है आरबीसी? ये किस दोनों सही है, रेड ब्लड सेल भी सही है और रेड ब्लड कार्पसेल्स भी सही है, ठीक है, दोनों बोलते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी के स्ट्रक्चर को देखा गया तो आरबीसी में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसके बाद क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। और सबसे कम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, परसेंटेज की बात करें ये अप्रॉक्स 50% के करीब में पाया जाता है। ये आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरबीसी की बात कर रहे हैं, सुन लो जी, उसमें नहीं दिख रहा है, मुंह से बोल रहे हैं। आरबीसी की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक होता है तुम्हारा लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। अब पूछा जाएगा इसमें सबसे अधिक परसेंटेज किसका पाया जाता है? तो सबसे अधिक परसेंटेज प्रोटीन का पाया जाता है। अप्रॉक्स 50 to 51% क्या होता है? प्रोटीन होता है। फिर सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट होता है और थर्ड नंबर पे क्या होता है? सेकंड नंबर पे लिपिड होता है और थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। कहीं किसी भी केस में पूछे ना तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पीछे रखो हमेशा। हाँ वही तो लिखे, सबसे पीछे कार्बोहाइड्रेट, हमेशा सबसे पीछे कार्बोहाइड्रेट रहेगा। और ये प्रोटीन और लिपिड में एक्सचेंज होता रहता है। पर हमको जो इंपॉर्टेंट जानना है, मैक्सिमम हमारे जो आरबीसी हैं वहाँ पे सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे लिपिड पाई जाती है और थर्ड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। कोई भी किसी भी सेल में कार्बोहाइड्रेट सबसे कम पाया जाएगा, बहुत कम अमाउंट होता है, 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट होता है। इन्हीं लिपिड और प्रोटीन में ये चेंज होता रहता है, लेकिन आरबीसी के केस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देख के लगेगा तुरंत भैया लिपिड ही आंसर होगा, इतना ज़्यादा लिपिड भरा हुआ था, प्रोटीन तो थोड़ा थोड़ा था। लेकिन नहीं, वहाँ आरबीसी के केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि लिपिड जो होता है ना, लिपिड के बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रोटीन इम्बेडेड होता है। इतना ज़्यादा होता है कि प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और लिपिड का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, देखो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, नाम सुनोगे बायोमोलिक्यूल्स का? तो बायोमोलिक्यूल्स कई टाइप के बायोमोलिक्यूल्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वेराइटी ऑफ तुम्हारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक तरह का बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल मतलब सिंपल सा ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है, वैसे तुम्हारा क्या होगा, एक तुम्हारा लिपिड भी एक मॉलिक्यूल होगा। लिपिड का स्ट्रक्चर अभी बताए ही थे तुम लोगों को कि एक हेड होता है, 2 टेल होती हैं, एक टेल सीधी होती है और दूसरी टेल थोड़ी सी ऐसे किंक होती है, किंक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बताया था ना अभी। एक ऐसे होगा और दूसरा सा हल्का सा किंक होगा। ये जो किंक होता है ना, तो इतना तो तुमको बताना नहीं, बस थोड़ा सा बता देना ऐसे। ये जो किंक होता है ना, हल्का सा टेढ़ा है, यहाँ पे बॉन्ड की वजह से होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है ना, एक में डबल बॉन्ड होगा, एक में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हल्का सा क्या होता है, स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है, इसलिए किंक जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। इतना नहीं जानना, बस तुम लोग को इतना जानना है कि लिपिड बाई लेयर होता है, जो बेसिक बताएं। ये सब चीज़ें तो केमिस्ट्री में हो सकता हो, 12th क्लास में है ना, केमिस्ट्री में होगा, 12th क्लास से केमिस्ट्री में होगा ये। तो इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को? इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो कल हम पूछेंगे तो नहीं, कल नहीं परसों जो भी कभी क्लास होगी तो फिर हम मारेंगे भी। अब तुम लोग को नहीं बता पाओगे तो ठीक है, कोई डाउट? चलो ठीक है फिर। क्या चीज़? म्यूरिन। देखो म्यूरिन भी अभी हम बात कर रहे थे कि किसका बना होता है, सेल वॉल, तो पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का एक टाइप होता है म्यूरिन। उतना स्पेसिफिक नहीं जाना, बस इतना दिमाग में रखना है, पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को नोट्स बोल के लिखवाना पड़ेगा या फिर तुम लोग को PDF दे दिया जाए उससे काम हो जाएगा? देखो PDF इंग्लिश में मिलेगा, PDF से काम चल जाएगा ना, कोई इशू नहीं है ना? हाँ, PDF तो हम दे देंगे, सर से हम बात कर लेंगे, 1-2 दिन में जोड़ देंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं था तो। हाँ हेमंत सर से बोल, हाँ ये बंद कर दे।